करते हैं 7QC टूल। तो चलिए दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको 7QC टूल से। पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, फिशबोन डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम। 7QC टूल होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट हर एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, इन 7 फंडामेंटल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। 7QC टूल पूरी तरह से न्यूमेरिकल डाटा पे आधारित है और इस टूल को यूज़ करना इतना आसान है कि इसको कोई भी एवरेज पर्सन आसानी से यूज़ कर सकता है। इस टूल की मदद से हम स्टैटिकली और क्वालिटी कंट्रोल को समझने योग्य बनाते हैं। 7QC टूल से हमें क्या हेल्प मिलती है? एक तो हम डाटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, डाटा प्रेजेंट करने में और डाटा को एनालाइज करने में ये हमें हेल्प करता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा में हेल्प करता है। रिड्यूस डिफेक्ट और इम्प्रूव क्वालिटी में हेल्प करता है। रिड्यूस वेरिएशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। रिड्यूस रिजेक्शन, रीवर्क, साइकिल टाइम रिड्यूस कर देता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले सारे क्वालिटी टूल्स के नाम एक बार फिर से जान लेते हैं। चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, फिशबोन डायग्राम और प्रोसेस फ्लो चार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चेक शीट से। चेक शीट सिंपल पावर टूल है जिसको हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये रहा उसका एग्जांपल। एक मैं चेक शीट आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि चेक शीट होती कैसी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये डाटा को जो रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है वहाँ पे जाके कलेक्ट करना होता है ये डाटा। ये मैनुअल डाटा फिलिंग शीट होती है, इस पे मैनुअली डाटा भरा जाता है। और इसको टैली शीट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें टैली टाइप मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 लाइन ही लगा के, क्रॉस में 5 होता है, वैसे भी कर सकते हैं। चेक शीट हेल्प करती है हमें डाटा कलेक्ट करने में। जैसे डिफेक्ट करना है या कुछ भी अपने हिसाब से आप शीट को डेवलप कर सकते हो। और ये चेक शीट जो है, हम इसको चेक शीट को बना के हिस्टोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, चेक शीट और चेकलिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से डिटेल में जान लेते हैं कि चेक शीट को भरते कैसे हैं। जैसे मैंने एक सैम्पल शीट आपको भर के दिखा रखी है, यहाँ पे नाम आएगा जिसने भी ये डाटा हमारा लिया है और ये कौन सा सेक्शन है या कौन सा डिपार्टमेंट है। और ये जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये 7 दिन का डाटा है, मंडे से संडे तक का। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि किस तारीख से किस तारीख तक का डाटा है। और यहाँ पे जरूरी नहीं डिफेक्ट हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे लिखा है ना डिफेक्ट टाइप, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस शीट को यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको जिस भी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आप वैसे उस तरीके से आप अपनी शीट को डेवलप कर सकते हो। ये जैसे आप लिखा है स्क्रैच ऑन बॉडी, मंडे को आए जी 6 पीस, मैंने यहाँ पे 6 लाइनें लगा दी हैं। हो सकता है हम 4 के बाद एक लाइन क्रॉस मारते हैं जिससे हम टैली मार्किंग करते हैं, लेकिन ऐसे मैंने इसको ऐसे भर रखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। यहाँ से लेके मैंने ऐसे मंडे का डाटा भरा अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का। तो लास्ट में मैंने टोटल किया है कि कौन सी सिंगल इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वीकली कितने टाइम रिपीट हुई है। और यहाँ पे नीचे टोटल किया हुआ है डे वाइज मुझे कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। वो प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, जो टोटल एक दिन का है वो अलग अलग है। और ये एक चीज़ और कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैंने कि ये जो है डाटा को रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है, ये वहीं पे जाके भर सकते हैं और इसको मैनुअली ही भरा जाएगा। ये मैंने नोट में डाला हुआ है। और अगर आपका कोई रिमार्क है कि प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं दूसरे नंबर पे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो दूसरे चार्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे बाकियों में बार दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं, लेकिन इसमें आपको डॉट दिखाई देंगे, इसलिए ये थोड़ा अलग दिखता है। और इसको हम 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। एक इंडिपेंडेंट रहता है, एक डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वाला जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं नेक्स्ट आगे आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। स्कैटर डायग्राम डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो अपने डायग्राम में दिखाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। स्कैटर डायग्राम ये 5 डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर वेरी करता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन।
और ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है एब्सेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है एक लाइन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, इसलिए ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस डायग्राम में जहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, यहाँ पे हम मान लो मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क की बात कर रहे हैं, जो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी कितना मिल्क जो है हमारा पर डे सेल हो रहा है, और ये आएगा डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पे आएगा टाइम। आपका कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी डेट हो, मिल्क जो है सेलिंग जो है वो अपने हिसाब से चलती है, वो सीजन पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये डायग्राम हमारा इस तरह से बनता है, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट मान लेते हैं एक आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है मार्च से अगस्त के बीच में कंटिन्यूसली उसकी जो है सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये जो है स्केच डायग्राम हमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो दिखा रहा है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम की जो सेल है अगस्त से फरवरी के बीच कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, और जिसमें ये देखिए ऊपर 500 से नीचे 50 पे आ रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टाइम होगा जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये चेंज होना ही होना है। और ये जो लेकिन डिपेंडेंट वो चीज़ है जो सेल जो है डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस तरह से इसको दर्शाया गया। ठीक है जी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें भी आइसक्रीम दिखाया गया है मैंने मार्च से अगस्त के बीच में, और सेम वैसा ही है। बट जो सेल होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है कि अगर पहले दिन 20 है, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 80, पाँचवें दिन 100, वो कम ज़्यादा हो जाती है। 73 हो गई, 80 की बजाय 73 हो गई, 83 हो गई। तो वो मतलब कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाइन के आसपास जो है वो डॉट पॉइंट जो हमारे लग रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड पॉजिटिव जरूर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। और इस तरह हम बात करेंगे पांचवा पर लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। इसी में भी सेम वैसा ही है कि जो नेगेटिव हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी सेम टाइम पे नहीं वो कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, टाइम से टाइम थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव लाइन जो है उसके आसपास ही गिर रहे हैं डॉट हमारे। तो इससे ये पता चलता है कि ये लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन जो है यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। बात करते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। इसके नाम से पता चलता है कि ये हमें वेरिएशन को कंट्रोल करने में और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो हमारा जो प्रोसेस है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या इसकी स्पेसिफिकेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये जैसे हमारे पास ये सैंपल कंट्रोल चार्ट बना हुआ है, इसमें एक मेन लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड बनानी है जिसका डाया है 50 mm, 50 mm प्लस माइनस उसकी 2 mm की टॉलरेंस है। ठीक है, प्लस माइनस 2 mm का मतलब है 48 mm जो है हमारी वो लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, 52 mm जो है हमारी वो अपर लिमिट हो गई। अब जो हमारे पीस का बिहेवियर है, हमारा जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है, मान लो जो हमने फिफ्थ पीस की हमने स्पेसिफिकेशन हमारी जो आई है, हमने बारी वो आई है 50, उसके बाद आ गई है 48, उसके बाद आ गई है 52। तो हम वो डॉट लगाते चले जाएंगे और एक लाइन से उसको मिला देंगे, तो हमारा ये कंट्रोल चार्ट बन जाएगा। इससे हमारा फाइनली जो है हमारे पीस का बिहेवियर हमें पता चलता है कि हमारा जो पीस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, या कैसे कैसे उसकी वेरिएशन जो है वेरिएशन आ रही है, कहीं वो आउट ऑफ लिमिट तो नहीं जा रहा है, अपर लिमिट के बाहर तो नहीं जा रहा है, या लोअर लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ वहाँ से हमें मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ टूल हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम जो है ये स्टैटिकली इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ये बार बनाता है और ये हमें स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है जी, जहाँ पे डाटा हमारे पास लार्ज फ्रिक्वेंसी और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी का डाटा जो है वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है।
डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है और डाटा को एनालाइज करने में ये हिस्टोग्राम जो है हमें हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया कि हिस्टोग्राम डायग्राम को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है डाटा वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये शीट बना रखी है एक, जहाँ पे बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, वो ऑब्टेन्ड मार्क मैंने इस शीट में फिल कर दिए। लेकिन अब इस शीट में फिल करने के बाद हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेबल भी नहीं कह सकते हैं इसको। जब कुछ निकल ही नहीं रहा हो तो प्रेजेंटेबल तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि ये मैंने लिखा है कि विदाउट हिस्टोग्राम डाटा इज़ नॉट प्रेजेंटेबल और एनालाइज फॉर्म। ये आप देख सकते हैं कि बिना हिस्टोग्राम के ये डाटा प्रेजेंटेबल नहीं है। ठीक है जी, और फिर मैंने इस डाटा को एक हिस्टोग्राम में बना दिया। ठीक है, पहले मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने बिन बना दिए 40 से 50, 50 से 60, 60 70 ऐसे बिन बना दिए, और उसके अंदर मार्क्स किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने मार्क्स वहाँ वहाँ डाल दिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है जी, ये 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 60 70 के बीच में कैसे हैं, 70 से 80 के बीच में कितने पीस कितने वो आ रहे हैं, तो वो मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हो गए 100। ठीक है, ये 100 बच्चों के मार्क्स आ गए और कौन से किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने बना दिए। और देखिए उसके बाद मैंने इससे बनाया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये मेरे मार्क्स हैं, ये जो बार बने हुए हैं 40 से 50 का, 50 से 60 का, ये मेरे मार्क्स हैं, और जो ये ऊपर को जा रहे हैं 0 से 25, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि किस बच्चे मतलब किस किस नंबर पे कितने कितने बच्चे जो हैं कितने मार्क्स पे आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आ रखे हैं 100 से 110 के बीच में 27 बच्चे आ रखे हैं, तो ये बार सबसे लंबी है। हमें पता चलता है कि जो एवरेज पर्सन है वो यहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा एवरेज आ रही है हमारी वो यहाँ पे है। तो इससे हम पता चलता है कि हमें ये जो है सबसे वीक वाले बच्चे हैं उन पे कितने परसेंट हमारे वीक बच्चे हैं उस पर हमें फोकस करना है, उनको और आगे लाने के लिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पांचवा टूल पैरेटो चार्ट एनालिसिस। पैरेटो चार्ट एनालिसिस को हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 20% डिफेक्ट जो है वो 80% प्रॉब्लम का हिस्सा रहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ 7QC टूल। ठीक है जी, ये भी बार ग्राफ रहता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो बार रहती है वो सबसे बड़ी वाली बार रहती है, और राइट हैंड साइड पे सबसे छोटी वाली बार रहती है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी, और इसका एक परसेंटेज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंडरी एक्सिस पे इसको लाइन के द्वारा दिखा रही है, इसके डॉट दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमारी कितने परसेंट जो प्रॉब्लम्स जो है हमारी किस वजह से हो रही है ये वो दर्शाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम शो हो रही है, बट ये ग्राफ हमें शो करता है कि हमें किन प्रॉब्लम्स पे जो है फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे इस ग्राफ के अंदर A B C D E F G ये सारी हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी प्रॉब्लम कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारी चल रही है ये वो दिखाती है। और ये जो कुमुलेटिव परसेंटेज है ये हमारा दिखा रहा है कि टोटल जो है कितने परसेंट प्रॉब्लम जो है वो कुमुलेटिव होती जा रही है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की तीन तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं A B C तक, ये करीबन 80 से 85% जो प्रॉब्लम्स है वो पहली तीन प्रॉब्लम्स की वजह से है। A B C की वजह से हमारी 85% प्रॉब्लम जो है ये A B C की वजह से है। तो यहाँ से हम ये हमें फोकस करने में हेल्प करता है कि ये हमें कहाँ पे फोकस किन प्रॉब्लम्स पे करना है, ताकि हमारी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं A B C तो हमारे करीबन 85% जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम हेल्प करता है हमें प्रोबेबल काउजेज ढूंढने के। किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम के जो जो भी प्रोबेबल काउजेज हैं उन सबको ढूंढने में ये फिशबोन डायग्राम हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये फिशबोन डायग्राम को अलग अलग हम कई नामों से जानते हैं। फिशबोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। फिशबोन डायग्राम अलग अलग संभावित कारणों को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मटेरियल एक कैटेगरी है, मशीन एक कैटेगरी है, मेजरमेंट एक कैटेगरी है, मैन एक कैटेगरी है, और मेथड एक कैटेगरी है। इस डायग्राम में एक है इफेक्ट, और बाकी जो ये कैटेगरीज हैं ये प्रॉब्लम हमारी प्रोबेबल काउजेज जो भी हो सकते हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है हमारा मेजरमेंट का मेथड गलत हो सकता है हमारा टूल कैलिब्रेटेड ना हो, मशीन में अगर हमारी मशीन में कुछ एरर हो, मशीन हमारी जो है वो ज़्यादा
वाइब्रेशन कर रही हो करते हुए, हो सकता है मशीन की कैपेसिटी कम हो। इस तरह की जो भी मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो इसमें आएंगी। और ये मटेरियल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी, हो सकता है मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था। ठीक है, ये मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी इसमें। और अगर मैन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है मैन की कोई प्रॉब्लम है, मैन ट्रेंड नहीं है, न्यू पर्सन था, उसको पता नहीं है काम कैसे करना है, या कोई भी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वो ये एरो बने हुए हैं, छोटे छोटे एरो बने हुए हैं मैन को लेके, मैन के सामने वाली लाइन पे, ये वहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है। और ये मेथड में, मान लो मेथड में अब तुम्हारा हो सकता है तरीका सही नहीं था, हो सकता है हमने उसको किसी भी चीज़ को, मान लो एग्जांपल, हमने उसको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी थी। ठीक है, उसका जो सरफेस फिनिशिंग था वो बहुत एक्यूरेट या एक्यूरेट से बनाना था, बट हमारे पास अगर वो मेथड गलत करके हमने उसको टर्निंग है, तो वो उस सब सरफेस फिनिशिंग नहीं आएगी जो हमारा मेथड में आ जाएगा। ठीक है, और मेथड में भी एक सब एरो करके बना रखा है ऊपर को, यहाँ पे, यहाँ से ये पता चलता है। अगर इसका भी कोई एक रीज़न हो सकता है कि ये क्यों किया है, अगर हमने मान लो टर्निंग किया है, तो टर्निंग की वजह से क्या करना है, वो उसका एक सब काउजेज आ सकता है। ठीक है। और आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जो एरो है वो एक तरफ को फ्लोट कर रहे हैं, जो टोटल इफेक्ट कर रही है इफेक्ट में, जो टोटल जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक मेजर प्रॉब्लम जिसको हम इफेक्ट के नाम पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी एक तरफ को मूव करके टोटल एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी। फिशबोन डायग्राम को करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की जरूरत पड़ती है। ये एक ग्रुप होता है जिसमें अपने अपनी तरह से संभावित कारणों को इस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद उन संभावित कारणों को वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट मतलब कौन कौन से संभावित कारण जो हैं वो एक्चुअली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, उससे हम उसको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं। वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि फिजिकली चेक करना या इंस्टू जो मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको उस तरीके से चेक करके हम फाइनलाइज कर देते हैं या वैलिडेट कर देते हैं कि किन कारणों की वजह से ये हमारी दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम उन कारणों पे रूट काउजेस ढूंढते हैं। रूट काउजेस ढूंढते हैं मतलब वाई वाई एनालिसिस करते हैं, रूट काउजेस ढूंढते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं सेवंथ टूल, प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट एक्चुअली एक पूरे प्रोसेस की पिक्चर बनाता है, जिसमें हमारे सारे मटेरियल का प्रोसेस हमें दिखाई देता है कि जो मटेरियल है वो हमारा किस किस प्रोसेस से गुजर के निकलता है। ठीक है जी। और ये हमें बहुत आसान बना देता है ये समझने में कि हमारा इनपुट कैसे कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में। ठीक है। इस टूल की मदद से हम प्रोसेस में किसी भी तरह की जो कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रोसेस में उसको हम इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। और ये हमें जो है हेल्प करता है वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर सकें प्रोसेस से। ठीक है जी। इसमें मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ मेनली, जो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे ये पहला सिंबल है राउंड वाला, उसको स्टार्ट और एंड में लिखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के ऊपर। ठीक है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपने कोई प्रोडक्शन प्लानिंग करी है या कोई भी वो करिए, डॉक्यूमेंटेशन हर प्रोसेस पे होगी, लेकिन एक एक प्रोसेस ही डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर आप प्लान दोगे तभी आपको स्टोर से मटेरियल इशू होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद प्रोसेस हो गया जी। उसके बाद स्टोर का हो गया, ये ट्राइंगल जो है वो स्टोर का हो गया। ये डी का जो निशान है ये डिले का हो गया। ये जो डायमंड निशान है ये इंस्पेक्शन का हो गया या डिसीजन का हो गया। ये थिक एरो है, मोटा एरो है, ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। ठीक है जी। और ये जो थिन एरो है पतला सा, ये फ्लो लाइन को जोड़ने के लिए यूज किया गया। ठीक है। सिंबल और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही दिए हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये बना क्या। विजडम इंडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश रावत विजडम इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे प्रभावशाली टूल 7QC टूल।
तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं 7QC टूल। तो चलिए दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको 7QC टूल से। पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, फिशबोन डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम। 7QC टूल होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट हर एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, इन 7 फंडामेंटल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। 7QC टूल पूरी तरह से न्यूमेरिकल डाटा पे आधारित है और इस टूल को यूज़ करना इतना आसान है कि इसको कोई भी एवरेज पर्सन आसानी से यूज़ कर सकता है। इस टूल की मदद से हम स्टैटिकली और क्वालिटी कंट्रोल को समझने योग्य बनाते हैं। 7QC टूल से हमें क्या हेल्प मिलती है? एक तो हम डाटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, डाटा प्रेजेंट करने में और डाटा को एनालाइज करने में ये हमें हेल्प करता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा में हेल्प करता है। रिड्यूस डिफेक्ट और इम्प्रूव क्वालिटी में हेल्प करता है। रिड्यूस वेरिएशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। रिड्यूस रिजेक्शन, रीवर्क, साइकिल टाइम रिड्यूस कर देता है। तो चलिए दोस्तों एक बार शुरू करने से पहले सारे क्वालिटी टूल्स के नाम एक बार फिर से जान लेते हैं। चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, फिशबोन डायग्राम और प्रोसेस फ्लो चार्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चेक शीट से। चेक शीट सिंपल पावर टूल है जिसको हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये रहा उसका एग्जांपल। एक मैं चेक शीट आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि चेक शीट होती कैसी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये डाटा को जो रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है वहाँ पे जाके कलेक्ट करना होता है ये डाटा। ये मैनुअल डाटा फिलिंग शीट होती है, इस पे मैनुअली डाटा भरा जाता है। और इसको टैली शीट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें टैली टाइप मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 लाइन ही लगा के, क्रॉस में 5 होता है, वैसे भी कर सकते हैं। चेक शीट हेल्प करती है हमें डाटा कलेक्ट करने में। जैसे डिफेक्ट करना है या कुछ भी अपने हिसाब से आप शीट को डेवलप कर सकते हो। और ये चेक शीट जो है हम इसको चेक शीट को बना के हिस्टोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, चेक शीट और चेकलिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से डिटेल में जान लेते हैं कि चेक शीट को भरते कैसे हैं। जैसे मैंने एक सैम्पल शीट आपको भर के दिखा रखी है, यहाँ पे नाम आएगा जिसने भी ये डाटा हमारा लिया है और ये कौन सा सेक्शन है या कौन सा डिपार्टमेंट है। और ये जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये 7 दिन का डाटा है, मंडे से संडे तक का। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि किस तारीख से किस तारीख तक का डाटा है। और यहाँ पे जरूरी नहीं डिफेक्ट हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है डिफेक्ट टाइप, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस शीट को यूज़ कर सकते हो ताकि आपको जिस भी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आप वैसे उस तरीके से अपनी शीट को डेवलप कर सकते हो। ये जैसे आप लिखा है स्क्रैच ऑन बॉडी, मंडे को आए जी 6 पीस, मैंने यहाँ पे 6 लाइनें लगा दी हैं। हो सकता है हम 4 के बाद एक लाइन क्रॉस मारते हैं जिससे हम टैली मार्किंग करते हैं, लेकिन ऐसे मैंने इसको ऐसे भर रखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। यहाँ से लेके मैंने ऐसे मंडे का डाटा भरा अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का। तो लास्ट में मैंने टोटल किया है कि कौन सी सिंगल इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वीकली कितने टाइम रिपीट हुई है। और यहाँ पे नीचे टोटल किया हुआ है डे वाइज मुझे कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। वो प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, जो टोटल एक दिन का है वो अलग अलग है। और ये एक चीज़ और कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैंने कि ये जो है डाटा को रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है, ये वहीं पे जाके भर सकते हैं और इसको मैनुअली ही भरा जाएगा। ये मैंने नोट में डाला हुआ है। और अगर आपका कोई रिमार्क है कि प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं दूसरे नंबर पे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो दूसरे चार्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे बाकियों में बार दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं, लेकिन इसमें आपको डॉट दिखाई देंगे, इसलिए ये थोड़ा अलग दिखता है। और इसको हम 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। एक इंडिपेंडेंट रहता है, एक डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वाला जो है वो इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं नेक्स्ट आगे आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। स्कैटर डायग्राम डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो अपने डायग्राम में दिखाता है।
ठीक है, और इसके अंदर हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। स्कैटर डायग्राम ये 5 डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर वेरी करता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। और ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है एब्सेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है एक लाइन इंडिपेंडेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, इसलिए ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस डायग्राम में जहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, यहाँ पे हम मान लो मिल्क की बात कर रहे हैं। मिल्क की बात कर रहे हैं जो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, भी कितना मिल्क जो है हमारा पर डे सेल हो रहा है। और ये आएगा डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट पे आएगा टाइम। आपका कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी डेट हो, मिल्क जो है सेलिंग जो है वो अपने हिसाब से चलती है, वो सीजन पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये डायग्राम हमारा इस तरह से बनता है, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट मान लेते हैं एक आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है मार्च से अगस्त के बीच में कंटिन्यूसली उसकी जो है सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये जो है स्कैटर डायग्राम हमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो दिखा रहा है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम की जो सेल है अगस्त से फरवरी के बीच कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है। और जिसमें ये देखिए ऊपर 500 से नीचे 50 पे आ रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टाइम होगा जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये चेंज होना ही होना है। और ये जो लेकिन डिपेंडेंट वो चीज़ है जो सेल जो है डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस तरह से इसको दर्शाया गया। ठीक है जी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें भी आइसक्रीम दिखाया गया है मैंने मार्च से अगस्त के बीच में, और सेम वैसा ही है। बट जो सेल होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है कि अगर पहले दिन 20 है, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 80, पाँचवें दिन 100, वो कम ज़्यादा हो जाती है। 73 हो गई, 80 की बजाय 73 हो गई, 83 हो गई। तो वो मतलब कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाइन के आसपास जो है वो डॉट पॉइंट जो हमारे लग रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड पॉजिटिव जरूर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। और इस तरह हम बात करेंगे पांचवा पर लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। इसी में भी सेम वैसा ही है कि जो नेगेटिव हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी सेम टाइम पे नहीं वो कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, टाइम से टाइम थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव लाइन जो है उसके आसपास ही गिर रहे हैं डॉट हमारे। तो इससे ये पता चलता है कि ये लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन जो है यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। बात करते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। इसके नाम से पता चलता है कि ये हमें वेरिएशन को कंट्रोल करने में और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो हमारा जो प्रोसेस है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या इसकी स्पेसिफिकेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये जैसे हमारे पास ये सैंपल कंट्रोल चार्ट बना हुआ है, इसमें एक मेन लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड बनानी है जिसका डाया है 50 mm, 50 mm प्लस माइनस उसकी 2 mm की टॉलरेंस है। ठीक है, प्लस माइनस 2 mm का मतलब है 48 mm जो है हमारी वो लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, 52 mm जो है हमारी वो अपर लिमिट हो गई। अब जो हमारे पीस का बिहेवियर है, हमारा जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है, मान लो जो हमने फिफ्थ पीस की हमने स्पेसिफिकेशन हमारी जो आई है, हमने बारी वो आई है 50, उसके बाद आ गई है 48, उसके बाद आ गई है 52। तो हम वो डॉट लगाते चले जाएंगे और एक लाइन से उसको मिला देंगे, तो हमारा ये कंट्रोल चार्ट बन जाएगा। इससे हमारा फाइनली जो है हमारे पीस का बिहेवियर हमें पता चलता है कि हमारा जो पीस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, या कैसे कैसे उसकी वेरिएशन जो है वेरिएशन आ रही है, कहीं वो आउट ऑफ लिमिट तो नहीं जा रहा है, अपर लिमिट के बाहर तो नहीं जा रहा है, या लोअर लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ वहाँ से हमें मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ टूल हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम जो है ये स्टैटिकली इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ये बार बनाता है और ये हमें स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है जी,
जहाँ पे डाटा हमारे पास लार्ज फ्रिक्वेंसी और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो, वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी का डाटा जो है वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है, डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, और डाटा को एनालाइज करने में ये हिस्टोग्राम जो है हमें हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया कि हिस्टोग्राम डायग्राम को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है डाटा वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये शीट बना रखी है एक, जहाँ पे बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, वो ऑब्टेन्ड मार्क मैंने इस शीट में फिल कर दिए। लेकिन अब इस शीट में फिल करने के बाद हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेबल भी नहीं कह सकते हैं इसको। जब कुछ निकल ही नहीं रहा हो तो प्रेजेंटेबल तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि ये मैंने लिखा है कि विदाउट हिस्टोग्राम डाटा इज नॉट प्रेजेंटेबल और एनालाइज फॉर्म। ये आप देख सकते हैं कि बिना हिस्टोग्राम के ये डाटा प्रेजेंटेबल नहीं है। ठीक है जी, और फिर मैंने इस डाटा को एक हिस्टोग्राम में बना दिया। ठीक है, पहले मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने बिन बना दिए, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 ऐसे बिन बना दिए, और उसके अंदर मार्क्स किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने मार्क्स वहाँ वहाँ डाल दिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है जी, ये 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 60 70 के बीच में कैसे हैं, 70 से 80 के बीच में कितने पीस कितने वो आ रहे हैं, तो वो मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हो गए 100। ठीक है, ये 100 बच्चों के मार्क्स आ गए, और कौन से किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने बना दिए। और देखिए उसके बाद मैंने इससे बनाया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये मेरे मार्क्स हैं, ये जो बार बने हुए हैं 40 से 50 का, 50 से 60 का, ये मेरे मार्क्स हैं, और जो ये ऊपर को जा रहे हैं 0 से 25, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि किस बच्चे मतलब किस किस नंबर पे कितने कितने बच्चे जो हैं कितने मार्क्स पे आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आ रखे हैं 100 से 110 के बीच में 27 बच्चे आ रखे हैं, तो ये बार सबसे लंबी है। हमें पता चलता है कि जो एवरेज पर्सन है वो यहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा एवरेज आ रही है हमारी वो यहाँ पे है। तो इससे हम पता चलता है कि हमें जो है सबसे वीक वाले बच्चे हैं उन पे कितने परसेंट हमारे वीक बच्चे हैं उस पर हमें फोकस करना है, उनको और आगे लाने के लिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पांचवा टूल, पैरेटो चार्ट एनालिसिस। पैरेटो चार्ट एनालिसिस को हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 20% डिफेक्ट जो है वो 80% प्रॉब्लम का हिस्सा रहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ 7QC टूल। ठीक है जी, ये भी बार ग्राफ रहता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो बार रहती है वो सबसे बड़ी वाली बार रहती है, और राइट हैंड साइड पे सबसे छोटी वाली बार रहती है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी, और इसका एक परसेंटेज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंडरी एक्सिस पे इसको लाइन के द्वारा दिखा रही है, इसके डॉट दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमारी कितने परसेंट जो प्रॉब्लम्स जो है हमारी किस वजह से हो रही है ये वो दर्शाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम शो हो रही है, बट ये ग्राफ हमें शो करता है कि हमें किन प्रॉब्लम्स पे जो है फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे इस ग्राफ के अंदर A B C D E F G ये सारी हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी प्रॉब्लम कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारी चल रही है ये वो दिखाती है। और ये जो कुमुलेटिव परसेंटेज है ये हमारा दिखा रहा है कि टोटल जो है कितने परसेंट प्रॉब्लम जो है वो कुमुलेटिव होती जा रही है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की तीन तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं A B C तक, ये करीबन 80 से 85% जो प्रॉब्लम्स है वो पहली तीन प्रॉब्लम्स की वजह से है। A B C की वजह से हमारी 85% प्रॉब्लम जो है ये A B C की वजह से है। तो यहाँ से हम ये हमें फोकस करने में हेल्प करता है कि ये हमें कहाँ पे फोकस किन प्रॉब्लम्स पे करना है, ताकि हमारी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं A B C, तो हमारे करीबन 85% जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम हेल्प करता है हमें प्रोबेबल काउजेज ढूंढने के। किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम के जो जो भी प्रोबेबल काउजेज हैं उन सबको ढूंढने में ये फिशबोन डायग्राम हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये फिशबोन डायग्राम को अलग अलग हम कई नामों से जानते हैं। फिशबोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। फिशबोन डायग्राम अलग अलग संभावित कारणों को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मटेरियल एक कैटेगरी है, मशीन एक कैटेगरी है, मेजरमेंट एक कैटेगरी है, मैन एक कैटेगरी है, और मेथड एक कैटेगरी है। इस डायग्राम में एक है इफेक्ट, और बाकी जो ये कैटेगरीज हैं ये प्रॉब्लम हमारी प्रोबेबल काउजेज जो भी हो सकते हैं
वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है हमारा मेजरमेंट का मेथड गलत हो सकता है हमारा टूल कैलिब्रेटेड ना हो, मशीन में अगर हमारी मशीन में कुछ एरर हो, मशीन हमारी जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही हो करते हुए, हो सकता है मशीन की कैपेसिटी कम हो, इस तरह की जो भी मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो इसमें आएंगी। और ये मटेरियल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी, हो सकता है मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, ठीक है, ये मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी इसमें। और अगर मैन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है मैन की कोई प्रॉब्लम है, मैन ट्रेंड नहीं है, न्यू पर्सन था, उसको पता नहीं है काम कैसे करना है, या कोई भी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वो जो एरो बने हुए हैं, छोटे छोटे एरो बने हुए हैं मैन को लेके, मैन के सामने वाली लाइन पे, ये वहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। और ये मेथड में, मान लो मेथड में अब तुम्हारा हो सकता है तरीका सही नहीं था, हो सकता है हमने उसको किसी भी चीज़ को, मान लो एग्जांपल हमने उसको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी थी, ठीक है, उसका जो सरफेस फिनिशिंग था वो बहुत एक्यूरेट या एक्यूरेट से बनाना था, बट हमारे पास अगर वो मेथड गलत करके हमने उसको टर्निंग है, तो वो उस सब सरफेस फिनिशिंग नहीं आएगी जो हमारा मेथड में आ जाएगा, ठीक है। और मेथड में भी एक सब एरो करके बना रखा है ऊपर को, यहाँ पे, यहाँ से ये पता चलता है, अगर इसका भी कोई एक रीज़न हो सकता है कि ये क्यों किया, अगर हमने मान लो टर्निंग किया है तो टर्निंग की वजह से क्या करना है, वो उसका एक सब काउजेज आ सकता है, ठीक है। और आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जो एरो है वो एक तरफ को फ्लोट कर रहे हैं, जो टोटल इफेक्ट कर रही है इफेक्ट में, जो टोटल जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक मेजर प्रॉब्लम जिसको हम इफेक्ट के नाम पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी एक तरफ को मूव करके टोटल एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है जी। फिशबोन डायग्राम को करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की जरूरत पड़ती है। ये एक ग्रुप होता है जिसमें अपने अपनी तरह से संभावित कारणों को इस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद उन संभावित कारणों को वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट मतलब कौन कौन से संभावित कारण जो हैं वो एक्चुअली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है, उससे हम उसको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं। वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि फिजिकली चेक करना या इंस्टू जो मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको उस तरीके से चेक करके हम फाइनलाइज कर देते हैं या वैलिडेट कर देते हैं कि किन कारणों की वजह से ये हमारी दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम उन कारणों पे रूट काउजेस ढूंढते हैं, रूट काउजेस ढूंढते हैं, मतलब वाई वाई एनालिसिस करते हैं, रूट काउजेस ढूंढते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं सेवंथ टूल, प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट एक्चुअली एक पूरे प्रोसेस की पिक्चर बनाता है, जिसमें हमारे सारे मटेरियल का प्रोसेस हमें दिखाई देता है कि जो मटेरियल है वो हमारा किस किस प्रोसेस से गुजर के निकलता है, ठीक है जी। और ये हमें बहुत आसान बना देता है ये समझने में कि हमारा इनपुट कैसे कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट आउटपुट में, ठीक है। इस टूल की मदद से हम प्रोसेस में किसी भी तरह की जो कोई प्रॉब्लम है उसको प्रोसेस में उसको हम इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, और ये हमें जो है हेल्प करता है वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर सकें प्रोसेस से, ठीक है जी। इसमें मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, मेनली जो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे ये पहला सिंबल है राउंड वाला, उसको स्टार्ट और एंड में लिखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपने कोई प्रोडक्शन प्लानिंग करी है या कोई भी वो करिए, डॉक्यूमेंटेशन हर प्रोसेस पे होगी, लेकिन एक एक प्रोसेस ही डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर आप प्लान दोगे तभी आपको स्टोर से मटेरियल इशू होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद प्रोसेस हो गया जी, उसके बाद स्टोर का हो गया, ये ट्राइंगल जो है वो स्टोर का हो गया, ये डी का जो निशान है ये डिले का हो गया, ये जो डायमंड निशान है ये इंस्पेक्शन का हो गया या डिसीजन का हो गया, ये जो थिक एरो है, मोटा एरो है, ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ठीक है जी। और ये जो थिन एरो है पतला सा, ये फ्लो लाइन को जोड़ने के लिए यूज किया गया, ठीक है। सिंबल और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही दिए हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये बना क्या। विजडम इंडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
हेलो दोस्तों, मैं दिनेश रावत विजडम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे प्रभावशाली टूल 7QC टूल। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं 7QC टूल। तो चलिए दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको 7QC टूल से। पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, फिशबोन डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम। 7QC टूल होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट हर एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, इन 7 फंडामेंटल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। 7QC टूल पूरी तरह से न्यूमेरिकल डाटा पे आधारित है और इस टूल को यूज़ करना इतना आसान है कि इसको कोई भी एवरेज पर्सन आसानी से यूज़ कर सकता है। इस टूल की मदद से हम स्टैटिकली और क्वालिटी कंट्रोल को समझने योग्य बनाते हैं। 7QC टूल से हमें क्या हेल्प मिलती है? एक तो हम डाटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, डाटा प्रेजेंट करने में और डाटा को एनालाइज करने में ये हमें हेल्प करता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा में हेल्प करता है। रिड्यूस डिफेक्ट और इम्प्रूव क्वालिटी में हेल्प करता है। रिड्यूस वेरिएशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। रिड्यूस रिजेक्शन, रीवर्क, साइकिल टाइम रिड्यूस कर देता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले सारे क्वालिटी टूल्स के नाम एक बार फिर से जान लेते हैं। चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, फिशबोन डायग्राम और प्रोसेस फ्लो चार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चेक शीट से। चेक शीट सिंपल पावर टूल है जिसको हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये रहा उसका एग्जांपल। एक मैं चेक शीट आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि चेक शीट होती कैसी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये डाटा को जो रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे, जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है वहाँ पे जाके कलेक्ट करना होता है ये डाटा। ये मैनुअल डाटा फिलिंग शीट होती है, इस पे मैनुअली डाटा भरा जाता है। और इसको टैली शीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें टैली टाइप मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 लाइन ही लगा के, क्रॉस में 5 होता है, वैसे भी कर सकते हैं। चेक शीट हेल्प करती है हमें डाटा कलेक्ट करने में। जैसे डिफेक्ट करना है या कुछ भी अपने हिसाब से आप शीट को डेवलप कर सकते हो। और ये चेक शीट जो है, हम इसको चेक शीट को बना के हिस्टोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, चेक शीट और चेकलिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से डिटेल में जान लेते हैं कि चेक शीट को भरते कैसे हैं। जैसे मैंने एक सैंपल शीट आपको भर के दिखा रखी है, यहाँ पे नाम आएगा जिसने भी ये डाटा हमारा लिया है, और ये कौन सा सेक्शन है या कौन सा डिपार्टमेंट है। और ये जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये 7 दिन का डाटा है, मंडे से संडे तक का। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि किस तारीख से किस तारीख तक का डाटा है। और यहाँ पे जरूरी नहीं डिफेक्ट हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे लिखा है ना डिफेक्ट टाइप, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस शीट को यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको जिस भी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आप वैसे उस तरीके से आप अपनी शीट को डेवलप कर सकते हो। ये जैसे आप लिखा है स्क्रैच ऑन बॉडी, मंडे को आए जी 6 पीस, मैंने यहाँ पे 6 लाइनें लगा दी हैं। हो सकता है हम 4 के बाद एक लाइन क्रॉस मारते हैं जिससे हम टैली मार्किंग करते हैं, लेकिन ऐसे मैंने इसको ऐसे भर रखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। यहाँ से लेके मैंने ऐसे मंडे का डाटा भरा अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का। तो लास्ट में मैंने टोटल किया कि कौन सी सिंगल इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वीकली कितने टाइम रिपीट हुई है। और यहाँ पे नीचे टोटल किया हुआ डे वाइज मुझे कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। वो प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, जो टोटल एक दिन का है वो अलग अलग है। और ये एक चीज़ और कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैंने कि ये जो है डाटा को रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है, ये वहीं पे जाके भर सकते हैं और इसको मैनुअली ही भरा जाएगा। ये मैंने नोट में डाला हुआ है। और अगर आपका कोई रिमार्क है कि प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं दूसरे नंबर पे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो दूसरे चार्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे बाकियों में बार दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं, लेकिन इसमें आपको डॉट दिखाई देंगे, इसलिए ये थोड़ा अलग दिखता है। और इसको हम टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। एक इंडिपेंडेंट रहता है, एक डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वाला जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंड रहता है। ठीक है,
ये आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं नेक्स्ट आगे आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। स्कैटर डायग्राम डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो अपने डायग्राम में दिखाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। स्कैटर डायग्राम ये 5 डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर वेरी करता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। और ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है एब्सेंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है एक लाइन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, इसलिए ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस डायग्राम में जहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, यहाँ पे हम मान लो मिल्क की बात कर रहे हैं। मिल्क की बात कर रहे हैं जो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, भी कितना मिल्क जो है हमारा पर डे सेल हो रहा है। और ये आएगा डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पे आएगा टाइम। आपका कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी डेट हो, मिल्क जो है सेलिंग जो है वो अपने हिसाब से चलती है, वो सीजन पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए डायग्राम हमारा इस तरह से बनता है, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट मान लेते हैं एक आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है मार्च से अगस्त के बीच में कंटिन्यूसली उसकी जो है सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये जो है स्कैटर डायग्राम हमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो दिखा रहा है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से मान लो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम की जो सेल है अगस्त से फरवरी के बीच कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है। और जिसमें ये देखिए ऊपर 500 से नीचे 50 पे आ रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टाइम होगा जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये चेंज होना ही होना है। और ये जो लेकिन डिपेंडेंट वो चीज़ है जो सेल जो है डिपेंड करती है टाइम पे, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस तरह से इसको दर्शाया गया, ठीक है जी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें भी आइसक्रीम दिखाया गया है मैंने मार्च से अगस्त के बीच में, और सेम वैसा ही है। बट जो सेल होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है कि अगर पहले दिन 20 है, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 80, पाँचवें दिन 100। वो कम ज़्यादा हो जाती है, 73 हो गई, 80 की बजाय 73 हो गई, 83 हो गई। तो वो मतलब कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाइन के आसपास जो है वो डॉट पॉइंट जो हमारे लग रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड पॉजिटिव जरूर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। और इस तरह हम बात करेंगे पांचवा पर लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। इसी में भी सेम वैसा ही है कि जो नेगेटिव हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी सेम टाइम पे नहीं वो कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, टाइम से टाइम थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव लाइन जो है उसके आसपास ही गिर रहे हैं डॉट हमारे। तो इससे ये पता चलता है कि ये लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन जो है यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। बात करते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। इसके नाम से पता चलता है कि ये हमें वेरिएशन को कंट्रोल करने में और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हमारा जो प्रोसेस है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या इसकी स्पेसिफिकेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। और ये जैसे हमारे पास ये सैंपल कंट्रोल चार्ट बना हुआ है, इसमें एक मेन लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड बनानी है जिसका डाया है 50 mm, 50 mm प्लस माइनस उसकी 2 mm की टॉलरेंस है, ठीक है। प्लस माइनस 2 mm का मतलब है 48 mm जो है हमारी वो लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। 52 mm जो है हमारी वो अपर लिमिट हो गई। अब जो हमारे पीस का बिहेवियर है, हमारा जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है, मान लो जो हमने फिफ्थ पीस की हमने स्पेसिफिकेशन हमारी जो आई है, हमने बारी वो आई है 50, उसके बाद आ गई है 48, उसके बाद आ गई है 52। तो हम वो डॉट लगाते चले जाएंगे और एक लाइन से उसको मिला देंगे, तो हमारा ये कंट्रोल चार्ट बन जाएगा। इससे हमारा फाइनली जो है हमारे पीस का बिहेवियर हमें पता चलता है कि हमारा जो पीस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, या कैसे कैसे उसकी वेरिएशन जो है वेरिएशन आ रही है, कहीं वो आउट ऑफ लिमिट तो नहीं जा रहा है, अपर लिमिट के बाहर तो नहीं जा रहा है, या लोअर लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ वहाँ से हमें मिल जाती है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ टूल हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम जो है ये स्टैटिकली इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ये बार बनाता है और ये हमें स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है जी। जहाँ पे डाटा हमारे पास लार्ज फ्रिक्वेंसी और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी का डाटा जो है वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है, डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है और डाटा को एनालाइज करने में ये हिस्टोग्राम जो है हमें हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया कि हिस्टोग्राम डायग्राम को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है डाटा वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये शीट बना रखी है एक, जहाँ पे बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, वो ऑब्टेन्ड मार्क मैंने इस शीट में फिल कर दिए। लेकिन अब इस शीट में फिल करने के बाद हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेबल भी नहीं कह सकते हैं इसको। जब कुछ निकल ही नहीं रहा हो तो प्रेजेंटेबल तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि ये मैंने लिखा है कि विदाउट हिस्टोग्राम डाटा इज़ नॉट प्रेजेंटेबल और एनालाइज फॉर्म। ये आप देख सकते हैं कि बिना हिस्टोग्राम के ये डाटा प्रेजेंटेबल नहीं है। ठीक है जी। और फिर मैंने इस डाटा को एक हिस्टोग्राम में बना दिया। ठीक है। पहले मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने बिन बना दिए 40 से 50, 50 से 60, 60 70 ऐसे बिन बना दिए, और उसके अंदर मार्क्स किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने मार्क्स वहाँ वहाँ डाल दिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है जी। एक ये 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 60 70 के बीच में कैसे हैं, 70 से 80 के बीच में कितने पीस कितने वो आ रहे हैं, तो वो मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी है। ठीक है। टोटल स्टूडेंट हो गए 100। ठीक है। ये 100 बच्चों के मार्क्स आ गए और कौन से किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने बना दिए। और देखिए उसके बाद मैंने इससे बनाया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये मेरे मार्क्स हैं, ये जो बार बने हुए हैं 40 से 50 का, 50 से 60 का, ये मेरे मार्क्स हैं, और जो ये ऊपर को जा रहे हैं 0 से 25, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि किस बच्चे मतलब किस किस नंबर पे कितने कितने बच्चे जो हैं कितने मार्क्स पे आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आ रखे हैं 100 से 110 के बीच में 27 बच्चे आ रखे हैं, तो ये बार सबसे लंबी है। हमें पता चलता है कि जो एवरेज पर्सन है वो यहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा एवरेज आ रही है हमारी वो यहाँ पे है। तो इससे हम पता चलता है कि हमें जो है सबसे वीक वाले बच्चे हैं उन पे कितने परसेंट हमारे वीक बच्चे हैं उस पर हमें फोकस करना है उनको और आगे लाने के लिए। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं पांचवा टूल, पेरेटो चार्ट एनालिसिस। पेरेटो चार्ट एनालिसिस को हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 20% डिफेक्ट जो है वो 80% प्रॉब्लम का हिस्सा रहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ 7QC टूल। ठीक है जी। ये भी बार ग्राफ रहता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो बार रहती है वो सबसे बड़ी वाली बार रहती है, और राइट हैंड साइड पे सबसे छोटी वाली बार रहती है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी। और इसका एक परसेंटेज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंडरी एक्सिस पे इसको लाइन के द्वारा दिखा रही है, इसके डॉट दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमारी कितने परसेंट जो प्रॉब्लम्स जो है हमारी किस वजह से हो रही है ये वो दर्शाती है। ठीक। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम शो हो रही है, बट ये ग्राफ हमें शो करता है कि हमें किन प्रॉब्लम्स पे जो है फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे इस ग्राफ के अंदर ABCDEFG ये सारी हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी प्रॉब्लम कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारी चल रही है ये वो दिखाती है। और ये जो कुमुलेटिव परसेंटेज है ये हमारा दिखा रहा है कि टोटल जो है कितने परसेंट प्रॉब्लम जो है वो कुमुलेटिव होती जा रही है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की तीन तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं ABC तक, ये करीबन 80 से 85% जो प्रॉब्लम्स है वो पहली तीन प्रॉब्लम्स की वजह से है। ABC की वजह से हमारी 85% प्रॉब्लम जो है ये ABC की वजह से है। तो यहाँ से ये हमें फोकस करने में हेल्प करता है कि ये हमें कहाँ पे फोकस किन प्रॉब्लम्स पे करना है, ताकि हमारी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ABC, तो हमारे करीबन 85% जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम हेल्प करता है हमें प्रोबेबल काउजेज ढूंढने के। किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम के जो जो भी प्रोबेबल काउजेज हैं उन सबको ढूंढने में ये फिशबोन डायग्राम हमारी हेल्प करता है। ठीक है। और ये फिशबोन डायग्राम को अलग अलग हम कई नामों से जानते हैं। फिशबोन डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम। फिशबोन डायग्राम अलग अलग संभावित कारणों को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मटेरियल एक कैटेगरी है,
मशीन एक कैटेगरी है, मेजरमेंट एक कैटेगरी है, मैन एक कैटेगरी है और मेथड एक कैटेगरी है। इस डायग्राम में एक है इफेक्ट, और बाकी जो ये कैटेगरीज हैं ये प्रॉब्लम हमारी प्रोबेबल काउजेज जो भी हो सकते हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है हमारा मेजरमेंट का मेथड गलत हो सकता है हमारा टूल कैलिब्रेटेड ना हो, मशीन में अगर हमारी मशीन में कुछ एरर हो, मशीन हमारी जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही हो करते हुए, हो सकता है मशीन की कैपेसिटी कम हो। इस तरह की जो भी मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो इसमें आएंगी। और ये मटेरियल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी, हो सकता है मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था। ठीक है, ये मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी इसमें। और अगर मैन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है मैन की कोई प्रॉब्लम है, मैन ट्रेंड नहीं है, न्यू पर्सन था, उसको पता नहीं है काम कैसे करना है, या कोई भी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वो ये एरो बने हुए हैं, छोटे छोटे एरो बने हुए हैं मैन को लेके, मैन के सामने वाली लाइन पे ये वहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, और ये मेथड में मान लो मेथड में अब तुम्हारा हो सकता है तरीका सही नहीं था, हो सकता है हमने उसको किसी भी चीज़ को, मान लो एग्जांपल हमने उसको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी थी। ठीक है, उसका जो सरफेस फिनिशिंग था वो बहुत एक्यूरेट या एक्यूरेट से बनाना था, बट हम हमारे पास अगर वो मेथड गलत करके हमने उसको टर्निंग है, तो वो उस सब सरफेस फिनिशिंग नहीं आएगी जो हमारा मेथड में आ जाएगा। ठीक है, और मेथड में भी एक सब एरो करके बना रखा है ऊपर को यहाँ पे, यहाँ से ये पता चलता है अगर इसका भी कोई एक रीज़न हो सकता है कि ये क्यों किया है। अगर हमने मान लो टर्निंग किया है तो टर्निंग की वजह से क्या करना है, वो उसका एक सब काउजेज आ सकता है। ठीक है, और आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जो एरो है वो एक तरफ को फ्लोट कर रहे हैं, जो टोटल इफेक्ट कर रही है इफेक्ट में, जो टोटल जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक मेजर प्रॉब्लम जिसको हम इफेक्ट के नाम पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी एक तरफ को मूव करके टोटल एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी। फिशबोन डायग्राम को करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की जरूरत पड़ती है। ये ग्रुप होता है जिसमें अपने अपनी तरह से संभावित कारणों को इस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद उन संभावित कारणों को वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट मतलब कौन कौन से संभावित कारण जो हैं वो एक्चुअली इफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, उससे हम उसको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं। वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि फिजिकली चेक करना या इंस्टीट्यूट, जो मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको उस तरीके से चेक करके हम फाइनलाइज कर देते हैं या वैलिडेट कर देते हैं कि किन कारणों की वजह से ये हमारी दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम उन कारणों पे रूट काउजेस ढूंढते हैं। रूट काउजेस ढूंढते हैं मतलब वाई वाई एनालिसिस करते हैं, रूट काउजेस ढूंढते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं सेवंथ टूल, प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट एक्चुअली एक पूरे प्रोसेस की पिक्चर बनाता है, जिसमें हमारे सारे मटेरियल का प्रोसेस हमें दिखाई देता है कि जो मटेरियल है वो हमारा किस किस प्रोसेस से गुजर के निकलता है। ठीक है जी। और ये हमें बहुत आसान बना देता है ये समझने में कि हमारा इनपुट कैसे कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में। ठीक है, इस टूल की मदद से हम प्रोसेस में किसी भी तरह की जो कोई प्रॉब्लम है उसको प्रोसेस में उसको हम इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। और ये हमें जो है हेल्प करता है वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर सकें प्रोसेस से। ठीक है जी। इसमें मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ, मेनली जो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे ये पहला सिंबल है राउंड वाला, उसको स्टार्ट और एंड में लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपने कोई प्रोडक्शन प्लानिंग करी है या कोई भी वो करिए, डॉक्यूमेंटेशन हर प्रोसेस पे होगी, लेकिन एक एक प्रोसेस ही डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर आप प्लान दोगे तभी आपको स्टोर से मटेरियल इशू होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद प्रोसेस हो गया जी। उसके बाद स्टोर का हो गया, ये ट्राइंगल जो है वो स्टोर का हो गया। ये डी का जो निशान है ये डिले का हो गया। ये जो डायमंड निशान है ये इंस्पेक्शन का हो गया या डिसीजन का हो गया। ये जो थिक एरो है, मोटा एरो है, ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। ठीक है जी। और ये जो थिन एरो है पतला सा, ये फ्लो लाइन को जोड़ने के लिए यूज किया गया। ठीक है, सिंबल और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही दिए हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये बना क्या। विजडम इंडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश रावत विजडम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे प्रभावशाली टूल 7QC टूल। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं 7QC टूल। तो चलिए दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको 7QC टूल से। पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, फिशबोन डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम। 7QC टूल होता क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट हर एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, इन 7 फंडामेंटल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। 7QC टूल पूरी तरह से न्यूमेरिकल डाटा पे आधारित है और इस टूल को यूज़ करना इतना आसान है कि इसको कोई भी एवरेज पर्सन आसानी से यूज़ कर सकता है। इस टूल की मदद से हम स्टैटिकली और क्वालिटी कंट्रोल को समझने योग्य बनाते हैं। 7QC टूल से हमें क्या हेल्प मिलती है? एक तो हम डाटा कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है, डाटा प्रेजेंट करने में और डाटा को एनालाइज करने में ये हमें हेल्प करता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा में हेल्प करता है, रिड्यूस डिफेक्ट और इम्प्रूव क्वालिटी में हेल्प करता है, रिड्यूस वेरिएशन, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, रिड्यूस रिजेक्शन रीवर्क, साइकिल टाइम रिड्यूस कर देता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार शुरू करने से पहले सारे क्वालिटी टूल्स के नाम एक बार फिर से जान लेते हैं। चेक शीट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, फिशबोन डायग्राम और प्रोसेस फ्लो चार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चेक शीट से। चेक शीट सिंपल पावर टूल है जिसको हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये रहा उसका एग्जांपल। एक मैं चेक शीट आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि चेक शीट होती कैसी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये डाटा को जो रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है वहाँ पे जाके कलेक्ट करना होता है ये डाटा। ये मैनुअल डाटा फिलिंग शीट होती है, इस पे मैनुअली डाटा भरा जाता है। और इसको टैली शीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें टैली टाइप मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 लाइन ही लगा के, क्रॉस में 5 होता है, वैसे भी कर सकते हैं। चेक शीट हेल्प करती है हमें डाटा कलेक्ट करने में। जैसे डिफेक्ट करना है या कुछ भी अपने हिसाब से आप शीट को डेवलप कर सकते हो। और ये चेक शीट जो है, हम इसको चेक शीट को बना के हिस्टोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, चेक शीट और चेकलिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से डिटेल में जान लेते हैं कि चेक शीट को भरते कैसे हैं। जैसे मैंने एक सैम्पल शीट आपको भर के दिखा रखी है, यहाँ पे नाम आएगा जिसने भी ये डाटा हमारा लिया है, और ये कौन सा सेक्शन है या कौन सा डिपार्टमेंट है। और ये जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये 7 दिन का डाटा है, मंडे से संडे तक का। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो कि किस तारीख से किस तारीख तक का डाटा है। और यहाँ पे जरूरी नहीं डिफेक्ट हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे लिखा है ना डिफेक्ट टाइप, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस शीट को यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको जिस भी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आप वैसे उस तरीके से आप अपनी शीट को डेवलप कर सकते हो। ये जैसे आप लिखा है स्क्रैच ऑन बॉडी, मंडे को आए जी 6 पीस, मैंने यहाँ पे 6 लाइनें लगा दी हैं। हो सकता है हम 4 के बाद एक लाइन क्रॉस मारते हैं जिससे हम टैली मार्किंग करते हैं, लेकिन ऐसे मैंने इसको ऐसे भर रखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। यहाँ से लेके मैंने ऐसे मंडे का डाटा भरा अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, संडे का। तो लास्ट में मैंने टोटल किया है कि कौन सी सिंगल इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वीकली कितने टाइम रिपीट हुई है। और यहाँ पे नीचे टोटल किया हुआ है डे वाइज मुझे कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं। वो प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, जो टोटल एक दिन का है वो अलग अलग है। और ये एक चीज़ और कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैंने कि ये जो है डाटा को रियल टाइम पे, रियल लोकेशन पे जहाँ पे डाटा जनरेट हो रहा है, ये वहीं पे जाके भर सकते हैं और इसको मैनुअली ही भरा जाएगा। ये मैंने नोट में डाला हुआ है। और अगर आपका कोई रिमार्क है कि प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ पे रिमार्क में डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं दूसरे नंबर पे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो दूसरे चार्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे बाकियों में बार दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं, लेकिन इसमें आपको डॉट दिखाई देंगे।
इसलिए ये थोड़ा अलग दिखता है। और इसको हम टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन देखने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। एक इंडिपेंडेंट रहता है, एक डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वाला जो है वो इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं नेक्स्ट आगे आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। स्कैटर डायग्राम डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो अपने डायग्राम में दिखाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। स्कैटर डायग्राम ये 5 डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर वेरी करता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। और ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है एब्सेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है एक लाइन इंडिपेंडेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, इसलिए ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस डायग्राम में जहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, यहाँ पे हम मान लो मिल्क की बात कर रहे हैं। मिल्क की बात कर रहे हैं जो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, भी कितना मिल्क जो है हमारा पर डे सेल हो रहा है। और ये आएगा डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट पे आएगा टाइम। आपका कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी मंथ हो साल का, कोई भी डेट हो, मिल्क जो है सेलिंग जो है वो अपने हिसाब से चलती है, वो सीजन पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये डायग्राम हमारा इस तरह से बनता है, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रोडक्ट मान लेते हैं एक आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है मार्च से अगस्त के बीच में कंटिन्यूसली उसकी जो है सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो ये जो है स्केच डायग्राम हमें जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन वो दिखा रहा है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लो थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम की जो सेल है अगस्त से फरवरी के बीच कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है। और जिसमें ये देखिए ऊपर 500 से नीचे 50 पे आ रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टाइम होगा जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये चेंज होना ही होना है। और ये जो लेकिन डिपेंडेंट वो चीज़ है जो सेल जो है डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस तरह से इसको दर्शाया गया। ठीक है जी। नंबर 4 पे हम बात करेंगे लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें भी आइसक्रीम दिखाया गया है मैंने मार्च से अगस्त के बीच में, और सेम वैसा ही है। बट जो सेल होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है कि अगर पहले दिन 20 है, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 80, पाँचवें दिन 100, वो कम ज़्यादा हो जाती है। 73 हो गई, 80 की बजाय 73 हो गई, 83 हो गई। तो वो मतलब कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाइन के आसपास जो है वो डॉट पॉइंट जो हमारे लग रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड पॉजिटिव जरूर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। और इस तरह हम बात करेंगे पांचवा पर लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। इसी में भी सेम वैसा ही है कि जो नेगेटिव हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी सेम टाइम पे नहीं वो कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, टाइम से टाइम थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है। लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव लाइन जो है उसके आसपास ही गिर रहे हैं डॉट हमारे। तो इससे ये पता चलता है कि ये लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन जो है यहाँ पे डायग्राम बन रहा है। बात करते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। इसके नाम से पता चलता है कि ये हमें वेरिएशन को कंट्रोल करने में और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो हमारा जो प्रोसेस है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है या इसकी स्पेसिफिकेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो ये हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और ये जैसे हमारे पास ये सैंपल कंट्रोल चार्ट बना हुआ है, इसमें एक मेन लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड बनानी है जिसका डाया है 50 mm, 50 mm प्लस माइनस उसकी 2 mm की टॉलरेंस है। ठीक है, प्लस माइनस 2 mm का मतलब है 48 mm जो है हमारी वो लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, 52 mm जो है हमारी वो अपर लिमिट हो गई। अब जो हमारे पीस का बिहेवियर है, हमारा जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है, मान लो जो हमने फिफ्थ पीस की हमने स्पेसिफिकेशन हमारी जो आई है, हमने बारी वो आई है 50, उसके बाद आ गई है 48, उसके बाद आ गई है 52। तो हम वो डॉट लगाते चले जाएंगे और एक लाइन से उसको मिला देंगे, तो हमारा ये कंट्रोल चार्ट बन जाएगा। इससे हमारा फाइनली जो है हमारे पीस का बिहेवियर
हमें पता चलता है कि हमारा जो पीस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, या कैसे कैसे उसकी वेरिएशन जो है वेरिएशन आ रही है, कहीं वो आउट ऑफ लिमिट तो नहीं जा रहा है, अपर लिमिट के बाहर तो नहीं जा रहा है, या लोअर लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ वहाँ से हमें मिल जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ टूल, हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम जो है ये स्टैटिकली इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ये बार बनाता है और ये हमें स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है जी। जहाँ पे डाटा हमारे पास लार्ज फ्रिक्वेंसी और लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो, वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी का डाटा जो है वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है, डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, और डाटा को एनालाइज करने में ये हिस्टोग्राम जो है हमें हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया कि हिस्टोग्राम डायग्राम को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है डाटा वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये शीट बना रखी है एक, जहाँ पे बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, वो ऑब्टेन्ड मार्क मैंने इस शीट में फिल कर दिए। लेकिन अब इस शीट में फिल करने के बाद हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेबल भी नहीं कह सकते हैं इसको। जब कुछ निकल ही नहीं रहा हो तो प्रेजेंटेबल तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि ये मैंने लिखा है कि विदाउट हिस्टोग्राम डाटा इज नॉट प्रेजेंटेबल और एनालाइज फॉर्म। ये आप देख सकते हैं कि बिना हिस्टोग्राम के ये डाटा प्रेजेंटेबल नहीं है। ठीक है जी। और फिर मैंने इस डाटा को एक हिस्टोग्राम में बना दिया। ठीक है। पहले मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने बिन बना दिए, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 ऐसे बिन बना दिए, और उसके अंदर मार्क्स किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने मार्क्स वहाँ वहाँ डाल दिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है जी। ये 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 60 70 के बीच में कैसे हैं, 70 से 80 के बीच में कितने पीस कितने वो आ रहे हैं, तो वो मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी दे दी है। ठीक है। टोटल स्टूडेंट हो गए 100। ठीक है। ये 100 बच्चों के मार्क्स आ गए, और कौन से किस कैटेगरी में गिर रहे हैं वो मैंने बना दिए। और देखिए उसके बाद मैंने इससे बनाया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये मेरे मार्क्स हैं, ये जो बार बने हुए हैं 40 से 50 का, 50 से 60 का, ये मेरे मार्क्स हैं, और जो ये ऊपर को जा रहे हैं 0 से 25, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि किस बच्चे मतलब किस किस नंबर पे कितने कितने बच्चे जो हैं कितने मार्क्स पे आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल, ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आ रखे हैं 100 से 110 के बीच में 27 बच्चे आ रखे हैं, तो ये बार सबसे लंबी है। हमें पता चलता है कि जो एवरेज पर्सन है वो यहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा एवरेज आ रही है हमारी वो यहाँ पे है। तो इससे हम पता चलता है कि हमें ये जो है सबसे वीक वाले बच्चे हैं उन पे कितने परसेंट हमारे वीक बच्चे हैं उस पर हमें फोकस करना है, उनको और आगे लाने के लिए। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं पांचवा टूल, पैरेटो चार्ट एनालिसिस। पैरेटो चार्ट एनालिसिस को हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 20% डिफेक्ट जो है वो 80% प्रॉब्लम का हिस्सा रहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ 7QC टूल। ठीक है जी। ये भी बार ग्राफ रहता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो बार रहती है वो सबसे बड़ी वाली बार रहती है, और राइट हैंड साइड पे सबसे छोटी वाली बार रहती है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी। और इसका एक परसेंटेज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंडरी एक्सिस पे इसको लाइन के द्वारा दिखा रही है, इसके डॉट दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमारी कितने परसेंट जो प्रॉब्लम्स जो है हमारी किस वजह से हो रही है ये वो दर्शाती है। ठीक। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम शो हो रही है, बट ये ग्राफ हमें शो करता है कि हमें किन प्रॉब्लम्स पे जो है फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे इस ग्राफ के अंदर A B C D E F G ये चारों ये सारी हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी प्रॉब्लम कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारी चल रही है ये वो दिखाती है। और ये जो कुमुलेटिव परसेंटेज है ये हमारा दिखा रहा है कि टोटल जो है कितने परसेंट प्रॉब्लम जो है वो कुमुलेटिव होती जा रही है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की तीन तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं A B C तक, ये करीबन 80 से 85% जो प्रॉब्लम्स है वो पहली तीन प्रॉब्लम्स की वजह से है। A B C की वजह से हमारी 85% प्रॉब्लम जो है ये A B C की वजह से है। तो यहाँ से ये हमें फोकस करने में हेल्प करता है कि ये हमें कहाँ पे फोकस किन प्रॉब्लम्स पे करना है, ताकि हमारी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं A B C, तो हमारे करीबन 85% जो है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम हेल्प करता है हमें प्रोबेबल काउजेज ढूंढने के। किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम के जो जो भी प्रोबेबल काउजेज हैं उन सबको ढूंढने में ये फिशबोन डायग्राम हमारी हेल्प करता है। ठीक है। और ये फिशबोन डायग्राम को अलग अलग हम कई नामों से जानते हैं। फिशबोन डायग्राम,
कॉज इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, फिशबोन डायग्राम अलग अलग संभावित कारणों को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, मटेरियल एक कैटेगरी है, मशीन एक कैटेगरी है, मेजरमेंट एक कैटेगरी है, मैन एक कैटेगरी है और मेथड एक कैटेगरी है। इस डायग्राम में एक है इफेक्ट, और बाकी जो ये कैटेगरीज हैं ये प्रॉब्लम हमारी प्रोबेबल काउजेज जो भी हो सकते हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है हमारा मेजरमेंट का मेथड गलत हो सकता है हमारा टूल कैलिब्रेटेड ना हो, मशीन में अगर हमारी मशीन में कुछ एरर हो, मशीन हमारी जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही हो करते हुए, हो सकता है मशीन की कैपेसिटी कम हो। इस तरह की जो भी मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो इसमें आएंगी। और ये मटेरियल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी, हो सकता है मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था। ठीक है, ये मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी इसमें। और अगर मैन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है मैन की कोई प्रॉब्लम है, मैन ट्रेंड नहीं है, न्यू पर्सन था, उसको पता नहीं है काम कैसे करना है, या कोई भी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वो ये एरो बने हुए हैं, छोटे छोटे एरो बने हुए हैं मैन को लेके, मैन के सामने वाली लाइन पे ये वहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, और ये मेथड में मान लो मेथड में अब तुम्हारा हो सकता है तरीका सही नहीं था, हो सकता है हमने उसको किसी भी चीज़ को, मान लो एग्जांपल हमने उसको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी थी। ठीक है, उसका जो सरफेस फिनिशिंग था वो बहुत एक्यूरेट या एक्यूरेट से बनाना था, बट हमारे पास अगर वो मेथड गलत करके हमने उसको टर्निंग है तो वो उस सब सरफेस फिनिशिंग नहीं आएगी जो हमारा मेथड में आ जाएगा। ठीक है, और मेथड में भी एक सब एरो करके बना रखा है ऊपर को, यहाँ पे यहाँ से ये पता चलता है। अगर इसका भी कोई एक रीज़न हो सकता है कि ये क्यों किया है, अगर हमने मान लो टर्निंग किया है तो टर्निंग की वजह से क्या करना है वो उसका एक सब काउजेज आ सकता है। ठीक है, और आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जो एरो है वो एक तरफ को फ्लोट कर रहे हैं, जो टोटल इफेक्ट कर रही है इफेक्ट में, जो टोटल जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एक मेजर प्रॉब्लम जिसको हम इफेक्ट के नाम पे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी एक तरफ को मूव करके टोटल एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी। फिशबोन डायग्राम को करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ग्रुप होता है जिसमें अपने अपनी तरह से संभावित कारणों को इस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद उन संभावित कारणों को वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट मतलब कौन कौन से संभावित कारण जो हैं वो एक्चुअली इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, उससे हम उसको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं। वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि फिजिकली चेक करना या इंस्टू जो मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको उस तरीके से चेक करके हम फाइनलाइज कर देते हैं या वैलिडेट कर देते हैं कि किन कारणों की वजह से ये हमारी दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम उन कारणों पे रूट काउजेस ढूंढते हैं। रूट काउजेस ढूंढते हैं मतलब वाई वाई एनालिसिस करते हैं, रूट काउजेस ढूंढते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं सेवंथ टूल, प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट एक्चुअली एक पूरे प्रोसेस की पिक्चर बनाता है जिसमें हमारे सारे मटेरियल का प्रोसेस हमें दिखाई देता है कि जो मटेरियल है वो हमारा किस किस प्रोसेस से गुजर के निकलता है। ठीक है जी, और ये हमें बहुत आसान बना देता है ये समझने में कि हमारा इनपुट कैसे कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट आउटपुट में। ठीक है, इस टूल की मदद से हम प्रोसेस में किसी भी तरह की जो कोई प्रॉब्लम है उसको प्रोसेस में उसको हम इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, और ये हमें जो है हेल्प करता है वैल्यू एडिड और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, ताकि हम नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर सकें प्रोसेस से। ठीक है जी, इसमें मैं आपको सिंबल दिखा रहा हूँ मेनली, जो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जैसे ये पहला सिंबल है राउंड वाला, उसको स्टार्ट और एंड में लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपने कोई प्रोडक्शन प्लानिंग करी है या कोई भी वो करिए, डॉक्यूमेंटेशन हर प्रोसेस पे होगी, लेकिन एक एक प्रोसेस ही डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर आप प्लान दोगे तभी आपको स्टोर से मटेरियल इशू होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद प्रोसेस हो गया जी, उसके बाद स्टोर का हो गया, ये ट्राइंगल जो है वो स्टोर का हो गया, ये डी का जो निशान है ये डिले का हो गया, ये जो डायमंड निशान है ये इंस्पेक्शन का हो गया या डिसीजन का हो गया, ये थिक एरो है मोटा एरो है ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। ठीक है जी, और ये जो थिन एरो है पतला सा ये फ्लो लाइन को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, सिंबल और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले
सिंबल्स हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही दिए हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये बना क्या। विजडम इंडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।